थैंक यू। ठीक, तो पिछले क्लास में हम लोग बायोलॉजी शुरू किए थे, ठीक है, जिसमें मैं आपको जीव विज्ञान बायोलॉजी से संबंधित इंट्रोडक्शन बताया था, ठीक है, कि इसके शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेवेलियस ने किया था 1802 में, ठीक है। क्रेस्कोग्राफ की मदद से जगदीश चंद्र बसु जो इंडियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि कैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें भी जीव होता है, और उन्होंने प्रूफ करके दिखाया क्रेस्कोग्राफ नाम के एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है क्रेस्कोग्राफ क्या काम आता है, किस लिए काम आता है, इसका इन्वेंशन किसने किया था, ठीक है। उसके बाद मैं आपको शाखाएं बताया था जीव विज्ञान की, जो शाखाएं हैं कि पहले सिर्फ बायोलॉजी होता था, बाद में फिर वो बॉटनी और जूलॉजी में बढ़ गया। बॉटनी में हम लोग क्या होता है, वनस्पतियों के बारे में से संबंधित क्या करते हैं, ज्ञान देखते हैं, यानी पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। जंतु विज्ञान जूलॉजी में हम लोग भाई एनिमल्स ये सब के बारे में देखेंगे, या एनिमल्स वगैरह ह्यूमन बींग के बारे में भी हम लोग जूलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक। तो जो बॉटनी होता है, ठीक है, इसके पिता किसको कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, और जूलॉजी और आपका बायोलॉजी इसके पिता किसको कहते हैं, अरस्तु, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या, एरिस्टोटल, ठीक। इसके बाद क्लासिफिकेशन आता है कि इन जीवधारियों का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण किया गया था, ठीक है, वो जॉन रे द्वारा किया गया था, जो एक वैज्ञानिक अध्ययन यानी कि साइंटिफिक बेस्ड था। बाद में क्या हुआ था कि इसको और अच्छे से क्लासिफिकेशन विथ लॉजिक्स, ठीक है, कैरोलियस लिनियस ने किया था, ठीक है, 1907 लेट 1800s में, ठीक है। उसके बाद बताया था मैं आपको कि सिस्टम नेचुरे इनकी एक किताब थी, जिसमें इन्होंने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को वर्गीकृत किया था, यानी कि पादप जगत और जंतु जगत दोनों को अलग अलग किया था। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकी का पिता, ठीक है, यानी कि वर्गीकरण का पिता समझ लेना, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक। कुछ जीवधारियों के नाम हम लोग देखे थे, जैसे मनुष्य का होमो सैपियंस, कुबड़ निकाल के चलने वाले मनुष्य को हम क्या कहते थे, होमो इरेक्टस कहते थे, ठीक है। राइस का राइजोस सटाइवा, गेहूं का ट्रिटियम एस्टिवियम, ये सब हम लोग कुछ वैज्ञानिक नाम देखे थे, साइंटिफिक नेम ऑफ, ठीक है, वेरियस थिंग्स, ठीक। इसके बाद हम लोग सेल्स शुरू कहते हैं। तो सेल क्या होता है, देखो अभी भी हमारी जो भाई 1-2 क्लास होगी वो पूरे इस पे बेस्ड होगी, क्योंकि सबसे पहला चैप्टर है और ये एकदम समझना जरूरी है कि कौन सी चीज़ का क्या काम है। यहाँ पर जितने भी बॉर्डर लिखाए हुए हैं, चाहे वो राइबोसोम हो, गोल्जी बॉडी हो, ठीक है, या वैक्यूल हो, सेंट्रोसोम हो, लाइसोसोम हो, ये जो भी होती है सब के बारे में हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा अच्छे से डीपली पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि आगे ये सब भी काम आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको सेल्स बताया था कि भाई जितने भी जीवधारी होते हैं उन वो सारे जो जीव होते हैं वो सेल से ही बने होते हैं। तो जो सेल होती है वो सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। संराज क्या होता है, कार्यात्मक, यानी कि कार्य करने वाला इकाई होता है एक, ठीक है। फंक्शनल यूनिट होता है, अगर वो कार्य नहीं कर रहा है तो सबसे छोटा है ही नहीं। कार्य करता हुआ सबसे छोटा इकाई कौन सा है, कोशिका सेल होती है, ठीक। इसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेल्स की डिस्कवरी देखे थे, इसमें आपको बताया था कि जो सेल होता है यानी कि कोशिका होती है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, साइटो होता है। वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइटो होता है। और इस साइटो के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक। तो सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, जबकि जो लिविंग सेल होता है उसको एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किया था, जिनका संबंध माइक्रोस्कोप से भी संबंधित है ये, ठीक है। बट ये सारे सेल्स की जो थ्योरी होती है, सिद्धांत होते हैं, ये किसने दिया था, स्लीडन एंड स्वान ने दिया था, ठीक है। पूरा थ्योरी बताया कि भाई सेल से क्या होगा, इससे क्या होगा, ऐसे कैसे बनेगा, अंग कैसे बनेंगे, ये सब के बारे में उन्होंने क्या बताया था, थ्योरी दी थी। कौन दिया था, स्लीडन एंड स्वान ने दिया था, ठीक है। इसके बाद मैं आपको जीवधारियों में सबसे बड़ा और सबसे छोटा बता रहा था, जिसमें मैं आपको बताया था कि जीवों में सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, ऑस्ट्रिच एग होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है। और सबसे छोटा क्या होता है, माइकोप्लाज्म होता है।
मानव में सबसे बड़ा क्या है जो सेल होता है वो किस में होता है, ओवम में होता है, ठीक है। और सबसे छोटा किस में होता है, स्पर्म्स में होता है। सबसे लंबा कोशिका किस में होती है, ब्रेन में होती है, जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। आप देखे होंगे ना, मतलब उसमें, ठीक है, कभी आप बायो का अगर आप देखे होंगे, फोटो देखे होंगे ब्रेन का, ठीक है, तो उसमें आप न्यूरॉन्स पढ़े होंगे कि बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं हमारे किस में, सर में, ठीक है। जो क्या होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है मानवों में, ठीक है। उसके मैं विभाजन और पुनः निर्माण की प्रक्रिया बताया था। तो जो विभाजन और पुनः निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, लीवर के अंतर्गत होती है। और सबसे कम विभाजन जो होता है, ठीक है, वो किस में होता है, ब्रेन में होता है, न्यूरॉन में, ठीक। इसीलिए ब्रेन में कैंसर की संभावना कम हो जाती है, ठीक। यहाँ तक सभी को समझ में आया था, कोई डाउट है इतने में, जल्दी बताएं। नो सर। अगर कुछ डाउट होगा तो तुरंत पूछ लेना, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सेल थ्योरी में। भी आपको बताया था कि सेल किसने डिस्कवर्ड किया था, किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने। हुक से पकड़ के बाहर निकालेंगे ऐसा, ठीक है। पर जब वो निकाले तो पता चला कि वो एक डेड सेल्स था, मरी हुई कोशिका थी, ठीक है। पर जब हम उसको बाहर निकाले, उसके बाद हमने लिविंग सेल्स में देखा, जीवित कोशिका में देखा, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी। उसके बाद सेल थ्योरी दिया किसने, स्लीडर एंड स्वान ने दिया, ठीक है, स्लीडर एंड स्वान ने दिया, ठीक है। और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए सेल्स के बारे में। तो देखो पहला पॉइंट क्या था, एग्जाम में पूछता है, ठीक है, एक्सप्लेन द सेल थ्योरी। तो आपको स्टार्टिंग बताना पड़ेगा कि सेल थ्योरी क्या होती है, ठीक है, क्या है सेल थ्योरी, किसने खोज निकाला इसको, और इसकी मुख्य बातें क्या क्या हैं, ठीक है। मेंस के एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। तो प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है, ये सबसे पहले किसने बताया था, ठीक है। हर एक मनुष्य का, हम सेल के डेफिनेशन में ही पढ़े ना कि मनुष्य का जो शरीर होता है वो किससे बने, मनुष्य का कोई भी जीवधारी होता है उसका उसका जो शरीर बना होता है वो किससे बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है। और ये जो सारे कोशिका होते हैं, ठीक है, ये हर जीवधारी में होते हैं। ये सिद्धांत किसने बताया गया है, सेल थ्योरी में। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कोशिका में कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स होते हैं जो इस सभी चीज़ को क्या होती है, जन्म देती है, और इसके अलग अलग कार्य क्या क्या हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ सेल भी पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होता है, वो एक कोशिका से ही होता है। और तीसरा क्या है, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, यानी कि वो खुद से ही कार्य करता है, ठीक है। और इसमें केंद्रक की भूमिका भी इंपॉर्टेंट होती है। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की भी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किससे रिलेटेड, कोशिका सिद्धांत से रिलेटेड, ठीक। अब देखो, रचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, सेल्स दो प्रकार की होती है रचना के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहला होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ज़्यादा इसमें आपको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पहले ही बताया हमारे सिलेबस में जनरल साइंस होता है, ठीक है, स्पेशल साइंस नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको नॉर्मल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो रचना के आधार पर जो कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है और यूकैरियोटिक सेल्स होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं कहलाती है जिसमें केंद्रक तथा अन्य सुविकसित कोशिकाओं का अभाव होता है। यानी कि यहाँ पर आप समझ लो न्यूक्लियस, मतलब आप बोल सकते हो वेल डेवलप्ड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको वेल डेवलप्ड नहीं मिलेगा। जहाँ पर इसका जो आकार होता है वो 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच में हो सकता है, इसके बीच में होगा, एग्जैक्ट आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक।
इसमें आपको राइबोसोम भी पाया जाएगा। राइबोसोम भी एक प्रकार का प्रोटीन है, समझ लेना, ठीक है। ये होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स। अच्छा, इसका एग्जाम्पल आपका हो सकता है कौन सा? जीवाणु हो सकता है, बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल और हो सकता है आपका विषाणु। विषाणु मतलब वायरस, इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक। यहाँ पर मैं आपको बताया कि जो भाई अगर केंद्रक पाया जाता है तो वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, पर ज़्यादातर क्या होते हैं यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं केंद्रक। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियर आपको मेम्ब्रेन यानी कि इसको झिल्ली होती है वो तो आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। राइबोसोम होता है, मैं भी अभी आपको बताया इसके बारे में, ठीक। अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो देखो यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो सेल्स होती है जिसमें जो केंद्रक होता है, ठीक है, और जो अन्य कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ण रूप से डेवलप्ड पाई जाती हैं, ठीक है। कैसे पाई जाती हैं? पूरी तरीके से डेवलप्ड पाई जाती है। राइबोसोम इसमें भी मिलेगा, पर याद रखना प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के जो राइबोसोम होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स था ना, तो वहां पर आपको लगभग 70s प्रकार के ये टाइप्स है प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में यहाँ पर आपको 80s प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इनका आकार यूकैरियोटिक सेल सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ा होता है, ठीक। आया समझ में? ठीक। तो ये थे आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। इससे आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, जितना मैं अभी आपको बताया, सिर्फ उतने ही पॉइंट्स को आपको लिखना है, ठीक है। वीडियो आपके लिए अवेलेबल होगा, कहीं पर कोई छूट रहा होगा, ठीक है, कहीं पर कोई पॉइंट्स छूट गए होंगे तो आप यहाँ पर से वीडियो से दोबारा देख सकते हो, ठीक। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स, यानी कि सेल में और क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स यानी कि सेल के अंतर्गत में आपको कौन कौन सी चीज़ें और मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें होती है, सेंट्रोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सब एक एक के बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, ठीक है। यही लेक्चर आपका थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसके बाद ये इसके लेक्चर जो होंगे वो सिर्फ समझने के लिए होंगे, नोट्स फिर आपको PDF के रूप में दे दी जाएगी। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ डायग्राम की मदद से पूरी कार्य प्रणाली यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक। तो देखो जो सेल्स होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर एक ठोस का अलग से डायग्राम भी बनाऊंगा, ठीक। तो जो सेल्स होते हैं, ठीक है, एक मिनट रुको, ठीक है। तो जो सेल्स होते हैं ना उसमें बहुत सारे प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि चलो ये ठीक है, अंडे के आकार का समझ लेना, एक आपका सेल हो गया, इसको मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर आपका एक सेल है, सेल यानी कि कोशिका है, ठीक है, कोशिका है, ठीक है। तो देखो कोशिका में सबसे पहली चीज़ आती है आपकी कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब होता है आपकी जो आपका जो पूरा मेम्ब्रेन मतलब होता है झिल्ली, इसका मतलब क्या होता है? झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली वर्ड से हम लोग डिनोट करते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? और सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन लिख लो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख लो, दोनों में कोई भी अंतर नहीं होगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन आप लिख लो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख लो, दोनों में कोई भी अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? तो देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सबसे बाहरी परत होती है किसकी? कोशिका की। जैसे हम लोग अपना कपड़ा पहनते हैं, ठंडी में अलग कपड़ा पहनते हैं, गर्मी में अलग कपड़ा पहनते हैं, ठंडी में मोटा कपड़ा पहनते हैं, गर्मी में पतला कपड़ा पहनते हैं, ठीक है। बरसात आते समय रेन कोट पहनते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मौसम के हिसाब से अपने कपड़े को हम लोग चेंज करते हैं,
ठीक है, मौसम के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अपने चीज़ों को चेंज करते हैं। ठीक है, हम लोग तो चेंज कर लिए, पर भाई जैसे आपके पेड़ पौधे होते हैं, ये सब जो होते हैं वो तो चेंज नहीं कर पाते ना। ठीक है, तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये एक्चुअल में बनता है किससे, प्रोटीन से बनता है। ये आपको एग्जाम में पूछता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण किससे होता है। इसको सबसे पहले आप लोग लिख लो, कोशिका झिल्ली। लिख लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि जो सेल होता है उसकी बाहरी तरफ, बाहर के आकार में देखो, यहाँ पर पूरा यहाँ पर एक बाहरी आवरण होता है इस पूरे सेल्स की रक्षा करने के लिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इतना ही ठीक है, जो बाहरी वातावरण से सेल्स को यानी कि कोशिका को बचाए, उसका सिर्फ एक ही काम है, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, बाहरी वातावरण से पूरे सेल्स की रक्षा करना। ठीक, अब देखो अगला आता है आपका कौन सा, सेल वॉल आता है। ठीक है, अगला आता है आपका सेल वॉल, हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो सेल वॉल मतलब क्या हो रहा है, देखो सेल का वॉल, सेल का वॉल। तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो सेल वॉल्स होते हैं, ठीक है, ये इंसानों में नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि जो हम लोग इंसान लोग होते हैं, ठीक है, या जो जानवर होते हैं, जैसे जानवर, हम लोग जैसे इंसान लोग होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ठंडी लगेगी तो हम मोटा कपड़ा पहन लेंगे, ठीक है, गर्मी लगेगी तो पतला कपड़ा पहन लेंगे, बरसात होगी तो रेनकोट पहन लेंगे। तो हम अपने शरीर को बाहरी वातावरणों से क्या कर सकते हैं, बचा लेते हैं। जानवर कैसे करते हैं, तो किसी जानवर में मोटी चमड़ी दी गई है, जैसे राइनोसोरस, ठीक है, राइनोसोरस की चमड़ी भाई 4 सेंटीमीटर चमड़ी होती है उसकी, इतनी मोटी होती है। ठीक है, कई कई आप उसमें देखना कि जैसे कि भैंस जो होता है ना, ठीक, जो ठंडी आता है ना तो उसके ऊपर क्या होता है, बाल आ जाते हैं। तो बाल क्या करते हैं, उसकी पूरी बॉडी को रक्षा करते हैं। पर जैसे ही गर्मी आता है तो उसके सारे बाल को सेविंग कर दिया जाता है, नहीं तो उसको बहुत गर्मी लगेगी। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि वहाँ पर वो सेल वॉल्स तो हमारे में तो होते ही नहीं, इंसानों में होते ही ना, जानवरों में होते हैं। पर देखो इन लोग में इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इनमें बाहरी वातावरण से बचने के लिए इनको भगवान ने अलग से क्या दिया है, आवरण दे दिया है, कपड़ा पहना दिया है। जानवरों में बाल होते हैं, कुत्ता बिल्ली सब में बाल होते हैं तो बच जाता है। पर जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, पादप पदार्थ होते हैं, वो अपने शरीर की रक्षा कैसे करेंगे, बाहरी वातावरण से। तो इसीलिए भगवान ने जो प्लांट्स का जो सेल होता है, प्लांट सेल होता है, ठीक है, पादप कोशिकाएं होती है, उसके चारों तरफ ऐसे एक आवरण दिया है। इसी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल्स कहते हैं। आया समझ में सेल वॉल्स क्या होता है। सेल वॉल्स सिर्फ और सिर्फ इंसानों में नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, इंसानों में, जानवरों में नहीं पाए जाते हैं सेल वॉल्स। ये दोनों पॉइंट्स को अच्छे से नोट करना। और सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। और जो सेलुलोज होता है इसका पाचन इंसान कभी नहीं कर सकता। ठीक है,
इसकी डिटेल नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, बट आपको जो यहाँ पर पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको आपको लिखना है बस। इंसान इसका पाचन नहीं कर सकता, किसका? सेलुलोस। ठीक है, और सेलुलोस से ही बनता है क्या? सेल वॉल बनता है। ठीक है, कभी आप देखना, कभी आप भाजी वाजी खा रहे होगे या कोई सब्जी खाते हो, ठीक है, तो जैसे भाजी वाजी खाए, मान लो जैसे आपने लाल भाजी खाई या कोई और भाजी खाई, वो अच्छे से पका नहीं और आपने खा लिया, तो अगले दिन आपको लूज मोशन हो जाएगा, या तो आपका पेट बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, मोड़े टाइप से। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सेलुलोस। तो जब भाई वो हरी भरी पत्तियां होती है तो उसमें सेलुलोस प्रेजेंट होता है, और वो हमारे शरीर में पचता नहीं है, इसलिए हम लोगों को बहुत पेन करता है फिर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोस से बना होता है। सेलुलोस को इंसान नहीं पचा पाता, वो ये सिर्फ प्लांट्स में होता है। ठीक है, आप समझ लेना कि बाहरी वातावरण से पादप पदार्थों को बचाने का काम किसका होता है? सेल वॉल का होता है। उसके बाद फिर अंदर अंदर के वातावरण से भी बचाने के लिए, यानी कि समझ लें लेयर्स बने हुए हैं, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये था आपका सेल वॉल। सेल वॉल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया आता है। ठीक है, कौन सा आता है? माइटोकॉन्ड्रिया आता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया आता है। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आविष्कार है, डिस्कवरी है, ये किसने किया था? कोलिकर ने किया था। इस एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसका नाम लिख लेना। माइटोकॉन्ड्रिया का आविष्कार कोलिकर ने किया था। कब किया था? 1880 में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। यह मैं लिख देता हूं, खोज की थी। मैंने सिर्फ कहा है कि खोज की थी, अच्छे से लिखना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कोलिकर ने की थी 1880 में। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्टमान। ठीक है, अल्टमान ने 1890 में इसका नया नाम दिया, और क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट नाम दिया। बायोप्लास्ट नाम दिया था। 3 साइंटिस्ट का नाम आएगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज से संबंधित। सबसे पहला कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कब और किसने किया? तो 1880 के समय में कोलिकर ने किया था। अल्टमान ने क्या किया था? 1890 में इन्होंने बायोप्लास्ट नाम से संबोधित किया इसको। ठीक है, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बेंडा। ये बा है ना, बेंडा। तो बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने 1897 में, ठीक है, इस पूरी रचनाओं को क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो बेंडा नाम के एक साइंटिस्ट ने 1897 में नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट नाम से संबोधित किया, जबकि इसकी खोज किसने करी? कोलिकर ने की थी 1880 में। ठीक, अब देखो, आपको यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग को ये जानना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ पर जैसे मैं आपको ये सेल बनाया, ठीक है, सेल में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, इसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को पूरे सेल का ऊर्जा घर कहते हैं। इसको एक वर्ड से डिनोट किया जाता है, क्या? ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ द सेल। पहला पॉइंट, पावर हाउस ऑफ द
सेल कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। हमको ये देखना है कि ये जो आपका ऊर्जा घर है ये पैदा कैसे होता है, यानी कि ऊर्जा घर बनता कैसे है, इसमें पावर कैसे आती है। तो आपको पहला वर्ड बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या है? ऊर्जा बनाना, एनर्जी जनरेट करना। किसका काम है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। ये होता क्या है? तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जब ऊर्जा पैदा करता है तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, ठीक है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिसका संबंध किससे है? माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। क्रेब्स नाम के एक साइंटिस्ट ने इस क्रेब्स साइकिल का पता लगाया, ठीक है। क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट ने एक क्रेब्स साइकिल नाम के एक प्रोसेस का, एक साइकिल यानी कि एक प्रोसेस का पता लगाया और उसी के नाम पर पड़ा क्रेब्स साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल पड़ता है। तो देखो, ये जो क्रेब्स साइकिल होता है, ये क्रेब्स साइकिल की मदद से क्या होता है? यहाँ पर 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का निर्माण होता है? 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राई एग्जाम में पूछता है एटीपी का मतलब। क्रेब्स साइकिल में कितनी एटीपी का निर्माण होता है, ये भी एग्जाम में पूछता है। 38 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। कितने एटीपी का निर्माण होगा? 38 एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। और इस 38 एटीपी की मदद से क्या होता है? एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ग्लूकोज क्या काम करता है? हमारे शरीर में ऊर्जा देता है। इंस्टेंट एनर्जी बोलते हैं। इंस्टेंट एनर्जी के लिए जब हमको चक्कर वक्कर आता है, या भाई जो क्या नाम है एथलीट्स होते हैं, उन लोग ग्लूकोज पीते हैं, तो ग्लूकोज क्या करता है? उनको इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो जो एक ग्लूकोज होता है उसमें कितने एटीपी होते हैं? 13 एटीपी। और ये कहाँ से पैदा होते हैं? क्रेब्स साइकिल से। अब देखो, ये एनर्जी जनरेट तो हो रही है, पर जनरेट होगी तो भाई देखो, सेल एक होता है, अलग अलग सेल अलग से, तो भाई ये सारे एनर्जी को चारों तरफ फैलता कैसे है? ऑक्सीजन की मदद से फैलता है। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? O2 होती है, ऑक्सीजन होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। ये जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन होता है, इसको पूरे बॉडी पे कैरी कौन करता है? क्योंकि सेल एक तो थोड़ी है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में तो बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो सारे सेल्स में ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? ब्लड करता है, ठीक। और जो ब्लड होता है, ब्लड में भी कौन करता है? हेमोग्लोबिन करता है, ठीक है। देखो, यहां पर लंग्स का कोई काम नहीं है। लंग्स सिर्फ क्या काम करता है? फिल्टर करने का काम करता है। बाहरी वातावरण से जितनी भी हवा हमारे नाक से, हमारे मुंह से अंदर घुसती है, उसको सिर्फ फिल्टर करता है। और वो बोलता है कि जितने भी अलग अलग प्रकार के गैसेस हैं वो मेरे पास रुक जाएं, सिर्फ ऑक्सीजन गैस को जाने की परमिशन होगी। और वो अपने पास से सभी को अपने पास रोक लेता है और ऑक्सीजन को ही बस जाने देता है। और ये ऑक्सीजन क्या करता है? ब्लड के साथ मिलकर, यानी कि हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या काम करता है? पूरे बॉडी पे पहुंचता है और माइटोकॉन्ड्रिया तक क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन पहुंचाता है। और जैसे ही ऑक्सीजन इसके पास पहुंचाता है तो फिर यहाँ से जो प्रोसेस शुरू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और क्रेब्स साइकिल से कितने एटीपी का निर्माण होता है? 38 एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है, जिससे एक ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज आप जानते हो एनर्जी देता है, ठीक है। अब देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या 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 यहाँ पर प्रूफ हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? एनर्जी जनरेट कर रहा है। तो आपको काम याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या क्या काम होता है? एनर्जी जनरेट करना।
एनर्जी जनरेट करना किसका काम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। ठीक है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, अब देखो एनर्जी जनरेट तो हो गई, पर भाई एनर्जी जनरेट होगी तो आपको एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे, ऐसी करते करते आपको पूरी बॉडी में फैलाना होगा, क्योंकि एनर्जी अगर जनरेट हो रही है तो उसको कहीं नहीं भेजोगे तो वहीं पर तो फट जाएगा यार, वो पूरा सेल फट जाएगा, आदमी मर जाएगा। ठीक है, तो आपको उस सेल को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इसी ट्रांसफ़र करने के लिए एक और हमारे पास कोशिकांग आते हैं, उस कोशिकांग को हम लोग कहते हैं गोल्जी बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो देखो गोल्जी बॉडी की जो डिस्कवरी यानी कि खोज है वो किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी 1898 में। ठीक है, गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी, ये है कैमिलो गोल्जी। ठीक है, इसको कई कई बार आप बुक्स में लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी देखोगे। अगर आपको एग्जाम में पूछे विच इज़ द अनदर नेम ऑफ गोल्जी बॉडी, या गोल्जी बॉडी का अन्य नाम क्या है, ये आपसे भी पूछ सकता है व्हाट इज लाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, व्हाट इज लाइपोकॉन्ड्रिया, तो आपको याद रखना है लाइपोकॉन्ड्रिया कुछ और नहीं, गोल्जी बॉडी को ही कहते हैं। ठीक, लाइपोकॉन्ड्रिया। और गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया ने भाई जितना एनर्जी जनरेट किया था उस जनरेट की गई एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का काम किसका होता है? गोल्जी बॉडी का होता है। आपको यहाँ पर से सिर्फ 2 या 3 ही क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलो गोल्जी। कब की थी? 1898। ठीक है, निम्न में से कौन सा फंक्शन गोल्जी बॉडी का है या कौन सा गोल्जी बॉडी का नहीं है? एनर्जी ट्रांसफर करना इसका काम होता है किसका? गोल्जी बॉडी, यही तो फंक्शन है इसका। ठीक है, इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं, यहाँ लिख लेना। क्यों? कोशिकाओं का यातायात प्रबंधक होता है, यानी कि इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, इसका मैनेजमेंट करता है। सेल ट्रांसपोर्टेशन का क्या करता है? मैनेजमेंट करता है, इसीलिए इसको कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं। लिख लेना, इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं। इसको गोल्जी बॉडी को कहते हैं। ठीक, तो हम लोग एक माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े थे, अब दूसरा क्या आ गया आपका? गोल्जी बॉडी आ गया। कैमिलो गोल्जी ने इसको दिया था 1898 में, 1898 में। ठीक, ये था आपका गोल्जी बॉडी। अब देखो गोल्जी बॉडी पढ़ने के बाद हमारा आता है अगला क्या चीज़ आता है? वैक्यूल आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका? वैक्यूल्स आएगा। ठीक है, तो वैक्यूल की जो डिस्कवरी है वो फेलिक्स डुजार्डिन ने की थी। इसकी डिस्कवरी किसने? ये भी सब जितने भी यहाँ पर आपको डिस्कवरी दिख रहे हैं ना, वो लगभग 1900s में ही हुए हैं। ठीक है, तो वैक्यूल की डिस्कवरी यानी कि इसकी खोज किसने की थी? फेलिक्स डुजार्डिन ने की थी। ठीक है, अब देखो हम लोग ऐसा मानते हैं कि इंसान के शरीर में लगभग कुछ लीटर्स क्या होते हैं? पानी होते हैं। खून भी होता है, पानी भी होता है, पर देखो खून में पानी तो होगा ही, ये भी कंपलसरी है। ठीक है, ये भी कंपलसरी है। तो भाई देखो
अगर जैसे कई बार क्या होता है ना कि जब हमको लूज मोशन होता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या होता है, हमको चक्कर आने लगता है, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और ज़्यादा कमी हो जाती है, तब हमको डिहाइड्रेशन जो होता है ना, वो क्यों होता है, पानी की कमी। तो देखो पानी हमारे में अलग से नहीं कि ऐसे भाई आप कहीं पर चाकू मारोगे और पानी भल 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 बह जाएगा। ठीक है, तो जो पानी होता है, ठीक है, वो कहाँ पर स्टोर होता है, तो सेल के अंदर में। जैसे मैं भी आपको बताया ना, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होते है, वैसा ही एक और कोशिकांग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं। तो ये जो वैक्यूल्स होते हैं, इसमें आपको क्या मिलेगा, वाटर स्टोर किए हुए मिलेंगे। ठीक है, वैक्यूल क्या करेगा, वाटर को स्टोर करके रखता है। ठीक है, वाटर जो होता है हमारे शरीर में कहाँ पर स्टोर होकर रहता है, वैक्यूल्स में स्टोर होकर रहता है। तो वैक्यूल्स का काम क्या है आपका, पानी को स्टोर करके रखना। अब देखो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि जो वैक्यूल होता है ये पादप पदार्थों में और जीव जंतुओं में, इंसानों में किस में होता है, तो दोनों में आपको मिलेगा। ये पादप पदार्थों में भी मिलेगा और हमारे में भी मिलेगा, जानवरों में भी मिलेगा। क्या, वैक्यूल, क्योंकि भाई पानी तो स्टोर करके रखना पड़ता है ना, पर दोनों के स्टोर करने में डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि भाई देखो हम लोग को जब ज़रूरत होती है हम तो पानी पी डालते हैं, जानवर को भी ज़रूरत हो जाने पानी पी डालते हैं, पर प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स में क्या होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि भाई कभी उनको पानी मिलता है, कभी पानी नहीं मिलता। तो मैं जैसे आपको जब ज्योग्राफी बताया था, मैं आपको बताया था कि जैसे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं, जब उनको पानी की कमी हो जाती है नमी से, ठीक है, हवा में नमी की मात्रा कम हो जाती है, तो क्या करते हैं, अपने पत्तों को छोड़ देते हैं जिंदा रहने के लिए, क्योंकि उनको जिंदा रहना है। फिर वो नए पत्ते ला के पैदा करते हैं। ठीक है, बताया था ना क्यों, उसे पानी की कमी हो रही है। ठीक, तो वैक्यूल्स का काम क्या है, वाटर स्टोर करके रखना है, सिर्फ यही काम है। ये देखो सेल्स के अंदर में ऐसे न ऐसे बना रहता है, आपको क्या है, वैक्यूल्स। ठीक है, आपको सिर्फ इसके कार्य याद करना है। ठीक, अगला आता है आपका सेंट्रोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रोसोम। ठीक है, तो देखो सेंट्रोसोम का क्या काम होता है कि ये जो हमारा अगला कोशिकांग आता है, इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, सेंट्रोसोम देते हैं। तो सेंट्रोसोम क्या करता है, तो देखो सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन करना किसका काम होता है, सेंट्रोसोम का। ये जैसे मैं आपको पिछली क्लास में एक बार मैं बताया था कि क्या होता है कि हमारे शरीर के कुछ पार्ट्स होते हैं या जानवरों में भी होते हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर कहीं पर किसी का शरीर कट पीट जाता है, जैसे भाई अगर हमारा लीवर में कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो हमारा लीवर क्या होता है, सेल्फ जनरेशन की प्रॉपर्टी रखता है, वो खुद से ही क्या करता है, उसको रिपेयर कर लेता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर एक सेल की जस्ट डुप्लीकेट कॉपी बनती है। जैसे मैं आपको बताया था कि जब महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसी के सेल से, महिला के ही सेल से बच्चे का जन्म होता है, जो उसी के टाइप का लगभग आसपास दिखता है, यानी कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट आता है उसी टाइप का। ठीक है, तो सेल कोशिका विभाजन है कि सेल डिवीजन मतलब उसको अलग नहीं कर देना है, उसी के जैसे दूसरा कॉपी पैदा करना या लेके आना। जैसे छिपकली छिपी, कई बार देखोगे छिपकली का भाई जो पूंछ है टूट जाता है, पर वो दोबारा क्या हो जाता है, जनरेट कर लेती है। तो जनरेट कर रही है, इसका मतलब है कि उसमें सेंट्रोसोम की मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक है, और जिसके में सेंट्रोसोम की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें सेल डिवीज़न ज़्यादा होता है, सेल डिवीज़न बढ़ जाएगा। और अगर सेल डिवीज़न बढ़ रहा है तो देखो जैसे हमारे हाथ पैर कहीं पर से कट जाते हैं, या भाई कहीं पर चाकू लग गया हमको या सुई लग गया, तो हाथ से खून निकलता है, पर थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो वो खून रुक जाता है, वो हालांकि वो प्रोटीन के कारण ही होता है,
कि वो खून रुक जाता है, ठीक है। पर देखो ये जो घाव जल्दी जो भरता है ना, वो सेल डिवीज़न के कारण भरता है एक्चुअल में, क्योंकि वहाँ पर तुरंत क्या हो रहा है, कॉपी बनना शुरू हो रहा है। कुछ दिन पहले देखोगे तो भाई आप जब आपको लगता है तो वहाँ पर आपको सिर्फ खून खून दिखाई देगा, पर कुछ दिन में देखोगे तो आपका जो स्किन का कलर है वो बराबर हो जाता है। क्यों? कोशिका विभाजन, ठीक है। कभी चूहा को देखना, पूंछ तरफ से पकड़े हो, चूहा अपना पूंछ का जो ऊपर का लेयर होता है ना उसको छोड़ देता है। कभी चूहा को ना ऐसे पूंछ तरफ से पकड़ना, मज़ा आएगा, ठीक है। तो क्या करता है, अपने पूंछ को छोड़ देता है रख ले करके, तो आप रख लेना। थोड़े दिन बाद वो फिर से लेमिनेशन करा लेता है अपने पूंछ को, उसके में फिर से आ जाता है वही प्रॉपर्टीज़। क्यों? उसमें सेल डिवीज़न ज़्यादा हो रहा है, हमारे लीवर में सेल डिवीज़न ज़्यादा हो रहा है। तो सेल डिवीज़न सबसे कम कहाँ पर होगा? हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है। कहाँ पर? न्यूरॉन्स में। आपको बताया था इंसान की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन्स होती है, ब्रेन के अंतर्गत होती है, ठीक है। जैसे कि मैं पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि मान लो भाई अगर कहीं पर हमको 10 सेंट्रोसोम की, जब हमारा 10 सेंट्रोसोम टूट गया, ठीक है, तो नया सेंट्रोसोम बनेगा, नया सेंट्रोसोम। पर भाई अगर वहाँ पर सेंट्रोसोम की गलत बात है कि अगर सेंट्रोसोम वहाँ पर 10 के बजाय 1 लाख बन रहा है तो वो दिक्कत की बात है। और इस 1 लाख को जो मर रहा है, एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्रा बॉडी बढ़ रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं, ठीक है। तो जब सेंट्रोसोम की मात्रा, सेल डिवीजन की मात्रा अत्यधिक से अत्यधिक बढ़ जाती है तो ये एक नई बीमारी को जन्म देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। इसका मतलब सेल डिवीज़न होने का खतरा, सेल डिवीज़न में हमको कैंसर का खतरा रहता है, पर जहाँ पर सेल डिवीज़न ना के बराबर होता है वहाँ पर हमको कोई भी प्रकार के कैंसर की कोई संभावना नहीं होती। इसका मतलब न्यूरॉन्स में यानी कि ब्रेन में हमको कैंसर नहीं होगा, इसीलिए हम लोग सिर्फ ब्रेन ट्यूमर देखते हैं, ठीक है। अब देखो जो ब्रेन में जो क्या नाम है आपका, जो ब्रेन होता है ना, वो 2 टाइप के, मतलब आप बोल सकते हो कि संरचनाओं से बना होता है। एक को हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूरॉन बोलते हैं, और एक को क्या हम लोग क्या, 2 टाइप के सेल से बना होता है ब्रेन। एक को हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? गिलियल सेल कहते हैं, ठीक है। तो ब्रेन 90% किससे बना होता है? न्यूरॉन सेल से बना होता है, और 10% किससे बना होता है? गिलियल सेल से बना होता है। और क्योंकि ब्रेन मैक्सिमम टू मैक्सिमम न्यूरॉन से बना होता है, इसीलिए यहाँ पर सेल डिवीज़न की संभावना कम हो जाती है, पूरी 100% नहीं होती। पर हमको सेल डिवीज़न कहाँ देखने को मिलता है? गिलियल सेल में हमको दिखता है सेल डिवीज़न। गिलियल सेल ही एकमात्र सेल है ब्रेन का जहाँ पर हमको सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन दिखते हैं, और इसीलिए इंसान को क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर होता है, कैंसर का छोटा भाई, बहुत छोटा भाई, पर इंसान की जान जरूर ले लेता है, ठीक है। यह समझ में आया कि इंसान को ब्रेन कैंसर नहीं होता, ब्रेन ट्यूमर जरूर होता है। ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है? गिलियल सेल, क्योंकि वहाँ पर आपको कोशिका विभाजन देखने को ज़रूर मिलती है, ठीक है। आप फोटो में देख सकते हो कि जैसे मदर सेंट्रियोल होती है, यही अपना डुप्लीकेट डॉटर सेंट्रियोल भी बनाने की कोशिश करती है, ठीक। अगला आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेल का कंकाल, यानी कि कोशिका का कंकाल कहते हैं हम लोग इसको, ठीक। अब देखो हमारे अंदर कंकाल है, तभी तो हम लोग चल पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, ठीक है, कुछ कर पा रहे हैं। अगर हमारे अंदर हड्डी ही नहीं होती तो हम क्या होते? लुदुर फुदुर फेंका रहते इधर उधर। तो कोशिका का भी वही है, कोशिका के अंदर में उसका कंकाल स्वरूप एक संरचना होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसी की वजह से जो सेल होता है ना वो टिका होता है, यानी कि भाई खड़ा रहता है, समझ लेना।
ठीक है। इसके अंदर जो हार्डनेस आती है किसके कारण आती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण आती है, जिसको इसके कारण इसको हम लोग कोशिका का कंकाल भी कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक। अब देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, देखो यहाँ पर पूरा ये जिग जैग उसमें दिख रहा है। तो देखो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, मान लो जैसे कि ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है ना, इसके दो प्रकार होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, यानी कि एक ही चीज़ में, एक ही आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ईआर में दो प्रकार से बने होते हैं, समझ लेना डिवीज़न हुआ। तो एक प्रकार जो होता है ना वो बहुत स्मूथ होता है, ये यानी कि एक ही बॉडी में दो दो अलग अलग तरीके होते हैं, एक स्मूथ होता है तो एक बहुत ज़्यादा रफ होता है। ठीक है, खुरदुरा रहता है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ एक सरफेस में ऐसे खुरदुरा खुरदुरा के लिए दाना दाने लगे हुए हैं, जबकि एक वाला जो एरिया है ना वो बहुत चिकना है। तो जो चिकना वाला एरिया वो स्मूथ एरिया है, और जो भाई आपको ऊपर ऊपर दाने दाने दिख रहे हैं वो क्या है, रफ एरिया है। तो भाई रफ है यानी कि ऊपर में कुछ दाने दाने हैं, ये देखो दाने दाने हैं, यही दाने दाने को हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। अब देखो जो स्मूथ एरिया होता है ना, यानी कि चिकना जो एरिया होता है वो हमेशा क्या करता है, फैट यानी कि चर्बी का निर्माण करता है। जैसे घी, भाई हम घी खाएंगे तो क्या होता है, मोटे हो जाते हैं। तेल ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाते हैं, क्यों, चिकना होता है। तो जो भी चिकना पदार्थ होता है वो चर्बी का निर्माण करता है। ठीक है, और यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी वही है कि जो स्मूथ एरिया होता है वो चर्बी का निर्माण करता है, तथा जो रफ एरिया होता है जिसमें राइबोसोम होता है, और राइबोसोम किसको जन्म देता है, प्रोटीन को जन्म देता है। इसको याद रखना, प्रोटीन को जन्म देता है। आया समझ में, किसको जन्म देता है, प्रोटीन को जन्म देता है। ठीक है, इसीलिए राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, और राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, जब टोटल 20 एमिनो एसिड्स मिलते हैं तब एक प्रोटीन का निर्माण होता है। एक प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, 20 एग्जाम में पूछा है, एक प्रोटीन का निर्माण कितने एमिनो एसिड से होता है या किससे होता है, तो 20 एमिनो एसिड्स जब मिलते हैं तो उससे एक प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये 20 भी जो होते हैं ना, ये 10 + 10 भाग के भाग में बटे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो 10 एमिनो एसिड्स होता है ये हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद रहते हैं अलग अलग जगह पर, यानी कि अनयूज्ड रहते हैं, यानी कि फालतू पड़े रहते हैं। और ये जो 10 एमिनो एसिड्स है ये हमको अलग चीज़ दूसरे चीज़ों से मिलती है, जैसे खाना, हम खाना खाते हैं, प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं तो उससे हम एमिनो एसिड्स मिलता है, और एमिनो ये 10 दोनों 10-10 मिल गए, और दोनों अनयूज्ड प्लस वेरी यूज़फुल जो खाने पीने से हमको मिलता है, इससे हमको जो एमिनो एसिड्स मिलते हैं, तो 20 एमिनो एसिड जब मिलते हैं तो उससे एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, और ये सारा निर्माण किस में हो रहा है, राइबोसोम में हो रहा है। और राइबोसोम कहाँ पर है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ मिलेगा आपको, सेल में मिलेगा, कोशिका में मिलेगा, और यही कोशिका को क्या रखता है, खड़े रखता है। क्लियर हुआ, सभी को समझ में आ रहा है। यस सर। कहीं पर कुछ चीज़ पूछना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से ही नोट करना। ठीक है, अब इसके आगे हमारे पास अभी लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, बहुत सारी चीज़ें बाकी है, इसको नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे, और सेल थ्योरी जो है यहाँ पर पूरा ख़त्म हो जाएगा।
ठीक, थैंक यू।